हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उमेश राजौरिया। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और साथ ही हम एक और टॉपिक स्टडी करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी भी वायर के किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो होने वाले चार्ज की जो फ्लो रेट है उसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि इसमें हमने एक वायर को रिप्रेजेंट किया है और मान लेते हैं कि एक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर किया है और हम यहाँ पे ये मेजर करना चाह रहे हैं कि टी टाइम के अंदर यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है। तो हमने देखा कि टी टाइम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होंगे उन पे टोटल मिला के चार्ज है क्यू। यानी इस पॉइंट पे जो चार्ज की फ्लो रेट है वो हो गई क्यू बाई टी। तो ये जो फ्लो रेट है इसे हम बोलते हैं एवरेज करंट, क्योंकि यहाँ पे हमने जो टोटल चार्ज है उसको टोटल टाइम से डिवाइड किया है। यानी टी टाइम के अंदर जो टोटल चार्ज पास हो रहा था उसको जो हमने टोटल टाइम से डिवाइड किया तो हमारे पास जो करंट आएगा उसे हम एवरेज करंट बोलेंगे। लेकिन अगर हम एक इंस्टेंट के लिए करंट को कैलकुलेट करना चाहें तो उसे हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको टाइम इंटरवल काफ़ी छोटा लेना पड़ेगा। जैसे हमने टाइम इंटरवल ले लिया dt, और dt टाइम इंटरवल में जो चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होगा वो भी काफ़ी कम होगा। मान लेते हैं कि वो चार्ज है dq। तो एक इंस्टेंट के लिए चार्ज की जो फ्लो रेट है वो हो गई dq बाई dt, और इसे ही हम इंस्टेंटेनियस करंट भी कहते हैं। ओके। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी जो ऐसा यूनिट है वो होती है एम्पियर, या इसे हम कूलाम पर सेकंड से मेजर करते हैं। हमको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको दो वाट से आने वाले करंट को ऐड करना है तो उसके लिए हम सिंपल एडिशन फॉलो करते हैं, उसके लिए कोई वेक्टर एडिशन नहीं करना है। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को हम स्केलर क्वांटिटी कंसिडर करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम कैसे डिसाइड करते हैं। किसी भी वायर में या किसी भी जगह पे जो फ्लो होने वाला करंट है उसकी डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए हम तीन तरीके से इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन देख सकते हैं। फर्स्ट है जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है। यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल माना जाता है। दूसरा जो तरीका है उसमें हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन देख सकते हैं। किसी भी वायर में जो फ्लो होने वाला पॉजिटिव चार्ज है उसकी जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। तीसरा जो तरीका है वो है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज देखा जा सकता है। यानी नेगेटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। ओके। अब हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं उनके अंदर करंट कैरियर्स कौन कौन होते हैं। अगर हम मटेरियल्स की बात करें तो हम तीन टाइप के मटेरियल्स नेचर के अंदर देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड मटेरियल्स हैं उनके अंदर हमने तीन कैटेगरी डिफाइन करी हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। जो कंडक्टिंग मटेरियल हैं उनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एज ए चार्ज कैरियर वर्क करते हैं, जबकि जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके अंदर कोई चार्ज कैरियर नहीं होते, इसलिए इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। तीसरी जो कैटेगरी है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से फ्लो होता है। सेकंड जो कैटेगरी है वो है लिक्विड्स। लिक्विड्स के अंदर अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला दें NaCl तो वो Na+ और Cl- आयन में टूट जाता है। और ये जो आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ये उस लिक्विड के अंदर एज ए चार्ज कैरियर वर्क कर सकते हैं, यानी एक चार्ज कैरियर बिहेव कर सकते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो है गैसेस। नॉर्मली जो गैसेस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंसुलेटर होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन अगर उनमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड या हाई वोल्टेज के ऊपर देखा जाए तो उनके अंदर पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं और उसकी वजह से उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। तो जो गैसेस है हाई वोल्टेज के ऊपर उनमें जो चार्ज कैरियर्स है वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। अब हम स्टडी करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। देखिए जब भी हम किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो बार बार वो किसी एटम से या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हुए जाते हैं और एक जिग जैग पाथ के ऊपर मूव करते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि इसमें
मान लो आपने इस वायर के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, एक बैटरी आपने कनेक्ट कर रखी है, और उस बैटरी की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वायर के अंदर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और उस पर लगने वाला फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट यानी राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब मूव करना स्टार्ट कर देगा तो बीच में कोई ना कोई एटम आ जाएगा या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और उसकी वजह से जब इसकी उन इलेक्ट्रॉन या एटम से कोलिजन होगी तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और साथ में इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब एक एंड से दूसरे एंड की तरफ पहुंच रहा है तो ये बार बार कोलिजन करता हुआ एक जिगजैग पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। अगर हमको पूछा जाए कि इस वायर के अंदर इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, तो हम देख रहे हैं कि हर एक इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो हम इन सारी वेलोसिटीज़ का एवरेज कर लेते हैं, और उस एवरेज वेलोसिटी को हमने नाम दे रखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसे हम वीडी के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी किसी भी कंडक्टर में मूव करने वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है उसे ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें हमने एक वायर को रिप्रेजेंट किया है, और इस वायर के क्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है। बैटरी की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वायर के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगेगा। अच्छा, जो फोर्स इनके ऊपर लगता है उसका मैग्नीट्यूड होगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉर्मली हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इस वायर के अंदर मूव करेंगे इनका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के अंदर मूव करेंगे उनका एक्सेलरेशन होगा E/m। ओके, जब इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर मूव कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूस कोलिजन्स करते हुए जाएंगे, और दो कंटिन्यूस कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम है जो ये स्पेंड करेंगे उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, और इसे हम टो के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन से एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करूं, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है जब उसने चलना स्टार्ट किया होगा तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 0, और जब वो कोलिजन करता है तब तक वो एक एवरेज वेलोसिटी वीडी गेन कर लेता है, और दो कंटिन्यूस कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम इलेक्ट्रॉन स्पेंड करता है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम यानी टो कहते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला बना वो होगा चेंज इन वेलोसिटी यानी Vd-0 अपॉन वेलोसिटी को चेंज होने में लगा टाइम यानी टो, यानी ये बन गया Vd अपॉन टो। और इससे अगर हम Vd कैलकुलेट करें यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करें तो हम लिख सकते हैं Vd इक्वल्स टू a इंटू टो। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर पुट करी जाए E/m, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा E टो बाई m। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर मूव करने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है वो होती है E टो बाई m, जिसमें E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल E यहाँ पे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, टो यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है, और m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है इलेक्ट्रॉन का किसी भी कंडक्टर के अंदर वो काफ़ी कम होता है, ये होता है 10⁻⁻14 सेकेंड इस ऑर्डर का होता है। और जो इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी है जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी काफ़ी कम होती है, और ये होती है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। आज के इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, सेकेंड टॉपिक इज मोबिलिटी, एंड थर्ड टॉपिक इज करंट डेंसिटी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें आपस में क्या रिलेशन होता है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने डायग्राम में एक वायर को रिप्रेजेंट किया है, और उस वायर की लेंथ है L। इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A। यहाँ पे वायर को हम एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, और जैसे ही वायर को बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ओके, ये जो वायर हमने लिया है इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मान लेते हैं कि इस वायर के अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो है n। वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और उसे हम Vd के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब अगर हमें पूछा जाए कि इस वायर का टोटल वॉल्यूम कितना है, तो आप देख सकते हो कि जो वायर है वो एक सिलेंडर की शेप में है और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे इस वायर का वॉल्यूम होगा ए इंटू एल। साथ ही अगर हमें इस वायर के अंदर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हो, तो उसके लिए हमको जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है यानी एन है, उसको मल्टीप्लाई करना होगा वॉल्यूम ऑफ द वायर से, यानी जो वायर है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे एन इंटू ए एल। अब अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो कि वायर के अंदर मूव करने वाला टोटल चार्ज कितना है, यानी इस वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे उनके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, तो उसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना होगा चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन से, यानी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Q इक्वल्स टू माइनस एन ए एल इंटू ई। ओके, अब यहाँ पे माइनस का सिंबल हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे वायर के अंदर जो मूव करने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज है वो है Q। और मान लेते हैं कि वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो वायर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इनको पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो है T। तो यहाँ पे इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो होगा Q/T। अब अगर हम इस इक्वेशन में Q की वैल्यू पुट कर दें तो हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू माइनस एन ए एल इंटू ई अपॉन टी। यहाँ पे इस इक्वेशन में L है लेंथ ऑफ द वायर और T वो टाइम है जो इलेक्ट्रॉन्स को वायर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगेगा। तो यहाँ पे L अपॉन T, इसे हम एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं, यानी VD के इक्वल लिख सकते हैं। तो VD हो गया L अपॉन T, इसलिए जो इक्वेशन है उसको लिखा जा सकता है I इक्वल्स टू NEA/VD। तो ये इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन हो गया। यहाँ पे हमने इस माइनस के सिंबल को हटा दिया है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में कंसिडर की जाती है। इसलिए यहाँ पे जो आई है उसको लिखा जाएगा I इक्वल्स टू NEA/VD और इसमें माइनस का सिंबल नहीं आएगा। यहाँ पे हमको याद रखना है कि अगर वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो रहा हो और वायर की थिकनेस नॉन यूनिफॉर्म हो तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं VD इक्वल्स टू I अपॉन NEA, यानी जो VD है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जिस पॉइंट पे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी और जहाँ पे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम रहेगी। तो चलिए इसी रिलेशन पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। एज्यूम द डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स टू बी 9 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। वायर में फ्लो होने वाला करंट भी आपको गिवन है जो कि 1.5 एम्पियर है और वायर के अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो भी आपको गिवन है, वो है 9 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशन है वो यूज़ करेंगे और उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू NEA/VD। यहाँ पे VD को लिखा जा सकता है I अपॉन NEA और अगर हम I, N, E और A की वैल्यूज़ पुट करें तो I की वैल्यू होगी 1.5, N की वैल्यू होगी 9 × 10⁻28, E यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम और जो A यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर है वो है 10⁻⁷। तो ये सारी वैल्यूज अपन पुट कर देंगे और उसके बाद में जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा VD इक्वल्स टू 1.042 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। आई होप आपने भी जब इसको सॉल्व किया होगा तो यही आंसर आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है मोबिलिटी। देखिए जब भी कोई चार्ज कैरियर किसी मीडियम से या मटेरियल से पास होता है तो कितना इजीली उसमें से मूव कर पाता है, ये उसकी मोबिलिटी कहलाती है। जो चार्ज कैरियर किसी मीडियम से इजीली मूव कर पाता है उसकी मोबिलिटी ज़्यादा मानी जाती है और जिस चार्ज कैरियर को किसी मीडियम से पास होने में डिफ़िकल्टी होती है या इजीली मूव नहीं कर पाता उसकी मोबिलिटी कंपैरेटिवली कम मानी जाती है। अगर हम मोबिलिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी और इसका फॉर्मूला होगा म्यू इक्वल्स टू VD अपॉन E।
अगर हम यहाँ पे Vd की वैल्यू पुट करें तो हम लिख सकते हैं Vd इक्वल्स टू ई टो बाई एम, और इसको डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू इक्वल्स टू ई टो बाई एम। यानी जो मोबिलिटी है उसके दो फॉर्मूले अपने पास हो गए। फर्स्ट फॉर्मूला है Vd अपॉन ई और सेकेंड फॉर्मूला होगा ई टो बाई एम। जो मोबिलिटी है उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। और साथ ही हमको याद रखना है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मोबिलिटी होल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी मीडियम से होल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा इजीली मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज करंट डेंसिटी। अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं द करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यानी किसी भी कंडक्टर के यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होने वाला जो करंट होगा उसे हम करंट डेंसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में हमने एक वायर को रिप्रेजेंट किया है और इसमें फ्लो होने वाला करंट है आई। इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है ए। तो इस पॉइंट के ऊपर वायर के अंदर जो करंट डेंसिटी होगी उसे हम लिख सकते हैं J इक्वल्स टू आई अपॉन ए। जो करंट डेंसिटी है उसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमको याद रखना है कि जो करंट डेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एज्यूम की जाती है। साथ ही आपको याद रखना है कि कई बार हमको वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन नहीं होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो वायर में जो करंट है उससे इस वायर के एरिया का जो एंगल है वो है थीटा। तो यहाँ पे हम करंट डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए यहाँ पे हमको करंट डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना होगा J इक्वल्स टू आई अपॉन ए कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक करंट इनके बीच का एंगल होगा। साथ ही इस फॉर्मूले को हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट डी ए। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है ओम्स लॉ, सेकंड टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, एंड थर्ड टॉपिक इज कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। तो चलिए सबसे पहले हम ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम ओम्स लॉ यूज़ करते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। यानी किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट उस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखें तो हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और यहाँ पे जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे तो इसकी जगह एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम यहाँ पे R के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। R को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की वो बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो करंट या चार्ज के फ्लो का अपोजिशन करता है। अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि जो वोल्टेज और करंट है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, और जब भी दो चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि ओरिजिन से पास होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हमने एक डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस वो रीजन होता है जिसकी वजह से किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, यानी करंट को फ्लो करने में जो हेल्प करता है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से करंट या चार्ज के फ्लो का अपोजिशन होता है। तो ये क्या करता है, ये करंट को अपोज करने की कोशिश करता है। मतलब अगर किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें से करंट मुश्किल से पास होगा, उसमें से करंट ईजिली पास नहीं हो पाएगा। हमको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, साथ ही उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है, और साथ ही डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर के ऊपर। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसकी ऐसा यूनिट होती है ओम। ओम में हम इसको मेजर करते हैं। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज़ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। यानी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो चार्ज या करंट के फ्लो का अपोजिशन करता है उसे ही हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी अगर किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि वो मटेरियल इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट के फ्लो का ज़्यादा अपोजिशन करता है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ ऑफ द वायर की। देखिए किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है। अगर वायर की लेंथ ज़्यादा होगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन को उस वायर के अंदर से मूव करने में ज़्यादा कोलिजन्स फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर से मूव करते हैं तो वो किसी एटम से भी टकराते हैं, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी टकराते हैं। तो वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी
उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को वायर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, उतनी ज़्यादा कोलिजन्स फेस करनी पड़ेंगी, इसलिए वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा माना जाएगा। यानी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही अगर हम बात करें कि वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, तो हम देख सकते हैं कि वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा, वायर के अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में उतना ही ज़्यादा आसानी होगी। यानी वायर का रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन उतना ही ईजिली मूव कर पाएंगे, यानी वायर का रेजिस्टेंस उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम माना जाएगा। तो हम सिंपली लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके लिखें तो हम लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा जिसको हमने रो के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। रो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है जिसको हम रो के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है और साथ ही मटेरियल के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो कंडक्टर की डायमेंशंस है यानी उसकी जो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी यानी रो डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो उसका जितना भी रेजिस्टेंस होगा वो उसकी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी के इक्वल होगा। जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है उसकी ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर, हम इसको ओम मीटर में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी के लिए हमको याद रखना है कि ये जो कंडक्टर है उसकी शेप और साइज से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब कंडक्टर होगा उसकी शेप और साइज कुछ भी रहे, अगर मटेरियल सेम है तो उसकी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी सेम रहेगी। जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं उनकी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी भी डिफरेंट होती है। यहाँ पे आप इस सीक्वेंस में देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी होती है वो होती है इंसुलेटर्स की, उसके बाद में आते हैं एलॉय और उसके बाद में आते हैं सेमीकंडक्टर और सबसे लास्ट में आता है कंडक्टर। यानी कंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है और कंडक्टर्स के अंदर भी जो सिल्वर होता है, चांदी होती है, उसकी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है। अब हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि V इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है। अगर हम यहाँ पे I की वैल्यू पुट करें, I का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में रिलेशन है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी होता है, वी डी इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी V इक्वल्स टू एन ई ए वी डी इंटू आर। अब यहाँ पे अगर हम इस Vd की वैल्यू भी पुट कर दें, Vd इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखें तो हम लिख सकते हैं ई टो बाई एम, जहाँ पे टो होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो इक्वेशन बन जाएगी V इक्वल्स टू एन ई ए इन टू ई टो बाई एम इन टू आर। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E उसको हम V बाई एल भी लिख सकते हैं, जहाँ पे V होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द वायर और जो L है उसका मतलब होगा लेंथ ऑफ द वायर। तो यहाँ पे E को लिखा जा सकता है E इक्वल्स टू V बाई एल। अब ये जो E और E है इसको हम E स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इक्वेशन लिखी जा सकती है एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम इंटू वी बाई एल। हमने E को V बाई एल लिख दिया है इंटू आर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों साइड में जो V है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और जो R है R इक्वल टू लिखा जा सकता है m अपॉन एन ई स्क्वायर टो इंटू एल बाई ए। अब अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं R इक्वल टू रो एल बाई ए से, तो हम यहाँ पे रो की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो, यानी जो रेसिस्टिविटी है उसका फॉर्मूला हो गया एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है वो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर किसी भी मटेरियल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अगर ज़्यादा होंगे तो उसकी रेसिस्टिविटी या उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा। साथ ही जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है वो रिलैक्सेशन टाइम के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और हम जानते हैं कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर हम किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसमें मूव करने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, और अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे। यानी डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं।
या आप ऐसे भी कर सकते हो रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। चलिए अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी के बारे में। बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है, यानी आप कह सकते हो द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी। यानी अगर हम कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करें तो हम लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो, यानी जो रेसिस्टिविटी है उसका जो रेसिप्रोकल होता है उसे ही हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसके ऐसे यूनिट्स होती हैं ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या फिर हम मोहो मीटर इनवर्स भी इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से सेकेंड टर्म है कंडक्टेंस, और जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, यानी आप कह सकते हो द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी कंडक्टेंस का फॉर्मूला बन गया G इक्वल्स टू 1/R। R इज द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है 1/R उसे ही हम कंडक्टेंस G बोलते हैं। यहाँ पे जो कंडक्टेंस है उसकी ऐसा यूनिट होती है ओम इनवर्स या फिर मोहो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, और साथ ही हम सुपर कंडक्टिविटी के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, यानी वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर। देखिए हम देखते हैं कि जब हम किसी भी कंडक्टर का या मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा मेटल बॉडी का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। देखिए इसके पीछे रीज़न क्या है। हम क्या देखते हैं कि जब हम किसी भी मेटल को गर्म करते हैं तो उसके एटम्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा एटम्स उतना ही ज़्यादा वाइब्रेशंस करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को इन एटम्स के बीच में से पास होना होता है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन इन एटम्स के बीच में से पास होगा तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा एटम्स उतना ही ज़्यादा वाइब्रेशंस करेंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही ज़्यादा कोलिजन्स फेस करनी पड़ेंगी। यानी जो मेटल का रेजिस्टेंस है वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए इंक्रीज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी मेटल को गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अगर हम स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन की बात करें तो जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू टी। यहाँ पे जो R है वो है रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल और मेटल एट टेम्परेचर T, एंड R0 इज रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे जो अल्फा है, अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, और यहाँ पे T वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर हम लार्ज टेम्परेचर वेरिएशन की बात करें, जैसे हम टेम्परेचर T1 से T2 तक इंक्रीज कर रहे हैं, और मान लेते हैं कि ये कोई मेटल वायर है और इसका जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर T1 के ऊपर R1 है, और साथ ही जो टेम्परेचर T2 है उसके ऊपर रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज होकर हो जाता है R2। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है विद टेम्परेचर वो रेजिस्टेंस की इनिशियल वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इनिशियली अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर के साथ में उसके रेजिस्टेंस में वेरिएशन भी ज़्यादा आएगा। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम जो टेम्परेचर है उसको जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। तो सिंपली आप इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हो कि चेंज इन रेजिस्टेंस यानी R2 माइनस R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, और साथ ही जो R2 माइनस R1 है यानी चेंज इन रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखें तो हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 इंटू T2 माइनस T1, यानी जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R1 इंटू T2 माइनस T1 के। यहाँ पे अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको हमने यहाँ पे अल्फा से रिप्रेजेंट किया है, और आप जानते हो कि अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वेशन को R2 इक्वल्स टू R1 प्लस एल्फा R1 T2 माइनस T1, और अगर हम इसमें R1 कॉमन ले लें तो हम इसको लिख सकते हैं R2 इक्वल्स टू R1 इंटू 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। तो इसका मतलब ये है कि जो मेटल या कंडक्टर का रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर T2 वो होगा R2 इक्वल्स टू R1 इंटू 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके किसी भी टेम्परेचर के ऊपर मेटल बॉडी का या मेटल कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है अल्फा, उसकी जो वैल्यू है वो हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले से अल्फा की वैल्यू आएगी R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1।
इसमें हमको याद रखना है कि अगर किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा इंक्रीज होता है तो उसके लिए अल्फा ज़्यादा आएगा, क्योंकि R2 माइनस R1 उसके लिए ज़्यादा होगा। और अगर किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका रेजिस्टेंस कम इंक्रीज होता है तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू कम रहेगी। यानी जिस मटेरियल के लिए अल्फा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, उस मटेरियल का टेम्परेचर वेरी करने से उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वेरी करेगा। और जिस मटेरियल के लिए अल्फा कम होगा या कम आएगा कैलकुलेशन से, उसका मतलब ये होगा कि उस मटेरियल का टेम्परेचर वेरी करने से उसका रेजिस्टेंस कम वेरी करेगा। इसी तरीके से हम वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला होगा ρ2 इक्वल्स टू ρ1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। बस R1 और R2 की जगह ρ1 और ρ2 आ जाएंगे यहाँ पे। और साथ ही जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी है उसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ1 T2 माइनस T1। यहाँ पे हमको याद रखना है कि जो मेटल्स होती है उनके लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। इसका रीज़न ये है क्योंकि जब हम मेटल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस या उसकी रेसिस्टिविटी इंक्रीज होती है, और उसकी वजह से अल्फा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि इनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी डिक्रीज होते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर के ऊपर इनके अंदर काफ़ी कम चार्ज कैरियर होते हैं। लेकिन विद राइज इन टेम्परेचर इनके अंदर जो चार्ज कैरियर्स है वो बढ़ते जाते हैं, और उनकी वजह से इजीली करंट फ्लो हो पाता है इनके अंदर से। इसका मतलब इनका जो रेजिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी है, वो टेम्परेचर के साथ में डिक्रीज होती है। और इसी वजह से जो अल्फा की वैल्यू है वो इनके लिए नेगेटिव आती है, क्योंकि आप अल्फा का फॉर्मूला देख सकते हो, अल्फा इक्वल्स टू ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ1 इंटू T2 माइनस T1। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से अगर रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगी तो ρ2 की वैल्यू यहाँ पे ρ1 से कम होगी, और उसकी वजह से ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आने से अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर हम रेसिस्टिविटी का वेरिएशन देखें विद टेम्परेचर, तो मेटल्स के लिए हम देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करने से मेटल्स का जो रेसिस्टेंस है या रेसिस्टिविटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हैं, और ये जो ग्राफ है ये नॉन लीनियर होता है। साथ ही अगर हम एलॉय के लिए सेम ग्राफ को ड्रॉ करें तो एलॉय के लिए हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एलॉयज का भी रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी इंक्रीज होंगे, लेकिन इनका जो रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी है वो लीनियरली इंक्रीज होते हैं, और इनमें काफ़ी कम वेरिएशन आता है। बाय द वे, अगर एलॉय का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो इनका रेजिस्टेंस काफ़ी कम चेंज होता है। इसी तरीके से अगर हम सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए देखें तो हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ इनकी जो रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज होते जाते हैं, क्योंकि इनके लिए जो रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप कह सकते हो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस उतना ही कम रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सुपर कंडक्टिविटी। देखिए, हमने स्टडी किया था कि जब हम किसी भी मेटल को गर्म करेंगे या गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाता है। तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल होगा। मतलब अगर हम किसी भी मेटल बॉडी का या किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता जाएगा। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ मेटल्स या कुछ एलॉयज़ के अंदर जब हम उस मटेरियल को ठंडा करते जाते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर के ऊपर, जैसे -196 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर के ऊपर उस मटेरियल का या उस मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली कम होते होते जीरो हो जाता है। और इस कंडीशन में जो मटेरियल है वो एक बहुत अच्छे कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, यानी उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है। इसलिए हम उस कंडीशन को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी, और जो मटेरियल है उसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। आप इसी चीज़ को एक ग्राफ की हेल्प से भी समझ सकते हो कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर के ऊपर हम क्या देखते हैं कि जो मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। यानी -196 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर के ऊपर जो मेटल्स या कंडक्टर्स हैं वो एक बेस्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। जो सुपर कंडक्टर्स है उनका यूज़ कहाँ होता है, तो देखिए इनका मेनली तो यूज़ ये होगा कि अगर हम किसी भी सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम जो सुपर कंडक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करते हैं। या इसके अलावा अगर हम एक लार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और जितना ज़्यादा करंट होगा किसी भी कंडक्टर या किसी भी कॉइल के अंदर उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर पाएगा। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमको हाई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए या फिर हम बहुत अच्छे से करंट फ्लो करवाना चाह रहे हैं किसी भी सर्किट में, वहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इन सुपर कंप्यूटर्स हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनमें हम चाहते हैं कि फास्ट कैलकुलेशन हो, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है वो जल्दी रेस्पॉन्स करें। इसके लिए उनका जो रेजिस्टेंस है उसको लो करने के लिए, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का रेजिस्टेंस है उसको लो करने के लिए हम उनके सर्किट्स को लो टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि वो बेस्ट तरीके से वर्क कर पाए। इसी तरीके से जो एमआरआई स्कैनर होता है उसके अंदर एक हाई मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किया जाता है स्कैनिंग के लिए। तो उस हाई मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम जो कॉइल्स यूज़ करते हैं उन कॉइल्स को लो टेम्परेचर पर रखा जाता है ताकि उनमें मैक्सिमम करंट फ्लो हो और वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएँ। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं रेजिस्टेंस कलर कोडिंग के बारे में, और साथ ही हम स्टडी करेंगे कि अगर हम किसी भी वायर को स्ट्रेच करके खींचकर उसकी लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंस कलर कोडिंग के बारे में। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डिफरेंट टाइप के बहुत सारे कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। किसी भी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए जो कंपोनेंट लगाया जाता है उसे हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब डिफरेंट टाइप के सर्किट्स में करंट को कितना कंट्रोल करना है उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंसेस लगाए जाते हैं। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि हर एक पॉसिबल वैल्यू जैसे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम एंड सो ऑन, इस तरीके से हर एक वैल्यू का एक रेजिस्टेंस बनाया जा सके, क्योंकि ऐसे तो हमें लाखों रेजिस्टेंस बनाने पड़ेंगे। इसलिए हम कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के ही रेजिस्टेंस बनाते हैं। अब जो रजिस्टर हम बनाते हैं उसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, इसलिए उस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रिंट करना और उसको रीड करना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है। इसलिए हम रजिस्टर पर अलग अलग कलर के कुछ बैंड्स बना देते हैं जिन्हें देखकर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू और उसकी टॉलरेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे ही हम रेजिस्टेंस कलर कोडिंग भी कहते हैं। टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस में जो चेंज आता है या वेरिएशन आता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रजिस्टर पर एक रिंग बनाई जाती है जिसे हम टॉलरेंस रिंग भी कहते हैं। अब किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कलर्स का एक सीक्वेंस याद करना होता है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब देखिए, यहाँ पे जो कलर का सीक्वेंस है उसमें पहला कलर है ब्लैक, उसके बाद में है ब्राउन, फिर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर एंड नन, यानी नो कलर। यहाँ पे इस कलर के सीक्वेंस को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, और उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको एक लाइन याद रखनी है। लाइन है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट भारत हैज़ वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। इसमें पहले बी का मतलब है ब्लैक, सेकंड बी का मतलब है ब्राउन, रॉय में 3 कलर होंगे, रेड, ऑरेंज और येलो। फिर ग्रेट में जी आ रहा है इसका मतलब होगा ग्रीन, भारत में बी है इसका मतलब ब्लू, वेरी में वी आ रहा है इसका मतलब वॉयलेट, गुड में जी आ रहा है इसका मतलब ग्रे, वाइफ में डब्लू आ रहा है इसका मतलब होगा वाइट, इसके बाद में आएगा गोल्ड, सिल्वर, और नेकलेस में एन आ रहा है इसका मतलब नो कलर। तो यहाँ पे कलर का सीक्वेंस तो हमको याद हो गया। इसके बाद में हर एक कलर को एक नंबर देना है। जैसे ब्लैक कलर का नंबर होगा 0, फिर ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, इस तरीके से ब्लैक से लेके वाइट कलर तक हमको हर एक कलर को एक नंबर देना है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसकी कलर कोडिंग के अंदर पहला और जो दूसरा कलर होगा वो रेजिस्टेंस की फर्स्ट और सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करेगा। जो थर्ड कलर होगा उसके आगे जो भी नंबर लिखा है उसको 10 की पावर में लिख के हमको उन दोनों सिग्निफिकेंट फिगर से जो नंबर बनेगा उससे मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे जो फोर्थ कलर है वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर फोर्थ कलर गोल्डन है तो इसका मतलब होगा ±5% टॉलरेंस। अगर फोर्थ कलर सिल्वर है तो इसका मतलब होगा ±10% टॉलरेंस। और अगर फोर्थ कलर नन है यानी नो कलर है, यानी फोर्थ रिंग अगर है ही नहीं, तो इसका मतलब होगा ±20% टॉलरेंस। साथ ही आपको याद रखना है कि अगर थर्ड कलर गोल्डन है तो इसका मतलब ये है कि आपको फर्स्ट और सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर से जो भी नंबर बना था उस नंबर को 0.1 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर थर्ड कलर सिल्वर है तो आपको फर्स्ट और सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर से जो भी नंबर बना था उसको 0.01 से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें कलर्स का सीक्वेंस है A, B, C एंड D, तो इसमें जो पहले 2 कलर हैं उनके आगे टेबल में जो भी डिजिट लिखा होगा उस डिजिट को हमें एज इट इज़ लिखना होता है, मतलब ये नंबर बनेगा AB। उसके बाद में जो थर्ड कलर है उसके आगे जो भी डिजिट लिखा होगा उसको 10 की पावर में लिखना है और उसके बाद में AB से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। फोर्थ जो कलर है वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करना है। तो टॉलरेंस की जो भी वैल्यू होगी, जैसे फोर्थ कलर हो सकता है कि गोल्डन हो या सिल्वर हो, या हो सकता है फोर्थ रिंग हो ही नहीं, इसका मतलब नन कलर। तो उसके अकॉर्डिंग जितनी भी टॉलरेंस की वैल्यू होगी उस टॉलरेंस की वैल्यू को आपको प्लस माइनस करके यहाँ पे लिखना होता है। तो इस तरीके से हम उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इस कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग। तो चलिए रेजिस्टेंस कलर कोडिंग पे क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं।
इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है इन द गिवन रजिस्टर द फर्स्ट स्ट्रिप बी रेड, सेकंड स्ट्रिप बी ब्राउन एंड थर्ड स्ट्रिप बी ऑरेंज एंड फोर्थ बी गोल्ड, देन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके पहले आप इसको खुद सॉल्व करिए, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो कलर्स का सीक्वेंस है वो है रेड, ब्राउन, ऑरेंज एंड गोल्ड। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो रेड कलर है उसके आगे नंबर लिखा हुआ है 2, ब्राउन के आगे नंबर लिखा है 1, ऑरेंज के आगे नंबर लिखा है 3 और जो गोल्डन कलर है उसका मतलब होता है ±5% टॉलरेंस। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेड कलर का मतलब है 2, ब्राउन का मतलब है 1, तो इससे जो नंबर बना वो बना 21। उसके बाद में जो थर्ड कलर है वो है ऑरेंज और ऑरेंज के आगे जो टेबल में लिखा हुआ नंबर है वो है 3, तो हमें 3 को 10 की पावर में लिख के इससे मल्टीप्लाई करना है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 21 × 10⁻³ और उसके बाद में जो फोर्थ कलर है वो है गोल्डन और गोल्डन कलर का मतलब होता है ±5% टॉलरेंस, तो यहाँ पे आपको ±5% टॉलरेंस भी लिखना होगा साथ में। तो ये हो गई इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 21 × 10⁻³ ±5%। आई होप आप लोगों ने जब इसको सोल्व किया होगा तो यही आंसर आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर। देखिए जब भी हम किसी भी वायर को खींचकर स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं तो लेंथ तो इंक्रीज हो जाती है लेकिन उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है। साथ ही उसके रेजिस्टेंस पे भी कुछ इफेक्ट होता है क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हमको याद रखना है कि जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट बना रहता है, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा इसको स्टडी करने के लिए मान लेते हैं कि इनिशियली जो वायर है उसकी लेंथ है L1, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1 और इसकी रेसिस्टिविटी है रो, तो इसका रेजिस्टेंस होगा R1 = ρL1/A। अब अगर मैं इसको स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को इंक्रीज कर देता हूं तो इसकी लेंथ हो जाएगी L2 और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया A2 और रेसिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि जब तक मटेरियल और टेम्परेचर सेम रहेगा मटेरियल की रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, तो रो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब जो रेजिस्टेंस होगा इस वायर का वो होगा R2 = ρL2/A2। यहाँ पे हमको याद रखना है कि जो वायर का इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम है वो सेम रहेगा क्योंकि स्ट्रेचिंग के दौरान वॉल्यूम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम सेम रहता है। अब क्योंकि वायर यहाँ पे सिलेंडर की शेप में है और इसका वॉल्यूम होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर, तो वायर का जो इनिशियल वॉल्यूम है वो लिखा जा सकता है A1 × L1 और जो फाइनल वॉल्यूम है उसको लिखा जा सकता है A2 × L2 और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब इक्वेशन को हम लिख सकते हैं A2/A1 = L1/L2। तो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि हम जिस रेशो में लेंथ को इंक्रीज करते हैं वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया उसी रेशो में डिक्रीज होता है। यानी अगर वायर की लेंथ को आप 2 टाइम्स इंक्रीज करते हो स्ट्रेच करके तो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे वायर के रेजिस्टेंस की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यूज को डिवाइड करके लिखें तो हम लिख सकते हैं R1/R2 = L1/L2 × A2/A1। यहाँ पे जो रो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम जानते हैं कि जो A2/A1 है वो L1/L2 के इक्वल है, इसलिए इक्वेशन को हम लिख सकते हैं L1/L2 का होल स्क्वायर। यानी जो रेजिस्टेंसेस का रेशियो है उसको लिखा जा सकता है R1/R2 = L1/L2 होल स्क्वायर या फिर लिख सकते हो A2/A1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि वायर को स्ट्रेच करके अगर हम उसकी लेंथ को 2 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में और साथ ही हम स्टडी करेंगे कि अगर हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उससे इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। बेसिकली पावर का मतलब होता है रेट ऑफ वर्क डन। इलेक्ट्रिसिटी में हम कहेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए कंडक्टर बाय ए वोल्टेज सोर्स। यानी किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए या मेंटेन करने के लिए वोल्टेज सोर्स को पर यूनिट टाइम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है या जो वर्क करना पड़ता है उसे ही हम इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें हमने एक वायर के अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट किया हुआ है। वोल्टेज सोर्स जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहा है वो है V और सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है I। अगर वायर के किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से T टाइम के अंदर Q चार्ज पास होता है तो यहाँ पे चार्ज की जो फ्लो रेट है जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं उसे हम लिख सकते हैं I = Q/T। ओके, इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर इस सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए
इस बैटरी या वोल्टेज सोर्स को टी टाइम के अंदर अगर डब्ल्यू वर्क करना पड़ता है तो सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसका फॉर्मूला होगा P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमें टी टाइम के अंदर यानी बैटरी को टी टाइम के अंदर अगर सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए डेल्टा यू एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है तो इलेक्ट्रिकल पावर जो सप्लाई की जा रही है बैटरी के थ्रू उसका फॉर्मूला होगा डेल्टा यू अपॉन टी। हम जानते हैं कि चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क, इन तीनों में जो रिलेशन होता है वो होता है V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग W इक्वल्स टू लिखा जा सकता है Q इंटू वी, तो इक्वेशन बन जाएगी P इक्वल टू क्यू इंटू वी अपॉन टी। यहाँ पे हम जानते हैं कि जो Q अपॉन टी है उसे हम कह सकते हैं द फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसे हम इलेक्ट्रिक करंट यानी I के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसका फॉर्मूला बन गया V इंटू आई। अब अगर हम ओम्स लॉ यूज करें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो ओम्स लॉ को यूज करते हुए अगर हम V की जगह I इंटू आर पुट कर दें तो पावर की जो इक्वेशन है वो बन जाती है आई स्क्वायर इंटू आर। और अगर हम I की जगह V बाई आर पुट कर दें तो इसी इक्वेशन से हम लिख सकते हैं पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यानी पावर के हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए, P इक्वल्स टू वी इंटू आई, या फिर हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे V अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, I यहाँ पे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है, और R यहाँ पे सर्किट का रेजिस्टेंस है। जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसकी ऐसा यूनिट होती है वाट, और इसकी जो कमर्शियल यूनिट है जो हम इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं वो है हॉर्स पावर। और यहाँ पे अगर हमें हॉर्स पावर को वाट में कन्वर्ट करना हो तो 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वाट। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, एनर्जी का बेसिकली मतलब होता है द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन। इलेक्ट्रिसिटी में हम कहेंगे इट इज़ द टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग द करंट इन ए कंडक्टर बाय द वोल्टेज सोर्स। यानी किसी भी वोल्टेज सोर्स के थ्रू सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए जो टोटल वर्क करना पड़ता है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी या फिर डेल्टा यू अपॉन टी। यहाँ पे हम W इक्वल्स टू लिख सकते हैं पावर इंटू टाइम, और जो पावर है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिकल पावर यानी V इंटू आई इंटू टाइम T। अब अगर हम यहाँ पे ओम्स लॉ यूज़ करें V इक्वल्स टू आई इंटू आर, तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं W इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, या फिर हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल वर्क है उसके हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए, V इंटू आई इंटू टी, या फिर हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर इंटू टी, या फिर हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है वो होती है किलोवाट आवर, जिसे हम 1 यूनिट के इक्वल भी मानते हैं। हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई आती है उसमें 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, और जो 1 किलोवाट आवर एनर्जी होती है वो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के इक्वल होती है। यानी अगर हम 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल मीटर है वो 1 यूनिट शो करेगा। अब हम स्टडी करेंगे कि रेजिस्टेंसेस को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उससे इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें हमने तीन रेजिस्टेंसेस R1, R2 और R3 को एक वोल्टेज सोर्स जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V उसके अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है I। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें फ्लो होने वाला करंट सेम रहेगा, यानी तीनों रेजिस्टेंसेस R1, R2 और R3 में फ्लो होने वाला करंट I होगा। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू आई इंटू आर लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंसेस में फ्लो होने वाला करंट तो सेम है, लेकिन तीनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए इनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। यहाँ पे जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 उसको हम लिख सकते हैं I इंटू R1, और इसी तरीके से सेकेंड रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V2 है उसको लिखा जा सकता है I इंटू R2, और जो थर्ड रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा I इंटू R3। अब अगर हम इन तीनों रेजिस्टेंसेस का एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हटाकर हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं RS, जो कि इन तीनों रेजिस्टेंसेस जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई इंटू RS। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V, और जो हर एक रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1, V2 और V3।
तो यहाँ पे जो V1 V2 V3 का जो सम होगा इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वो टोटल जो वोल्टेज आएगा वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा। यानी हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे V को हम लिख सकते हैं I इंटू RS। यहाँ पे V1 को लिखा जा सकता है I इंटू R1, V2 को लिखा जा सकता है I इंटू R2 और V3 को लिखा जा सकता है I इंटू R3। अब दोनों साइड में अगर हम I को कैंसिल कर दें तो इससे इक्वेशन बन जाती है RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू के सम के बराबर होगा। यहाँ पे हमको याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो सर्किट में कनेक्टेड ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता है। देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें हमने तीन रेजिस्टेंसेस R1, R2 और R3 को एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया है एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। यहाँ पे सर्किट में फ्लो होने वाला टोटल करंट है I और I करंट आगे जाके यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हैं, इस पॉइंट के ऊपर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है I1, I2 और I3 और इन तीनों करंट्स का जो सम होगा वो I के बराबर होगा। यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंसेस क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल के लिए आपको याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक जो कंपोनेंट होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम रहेगा। तो यहाँ पे R1, R2 और R3 इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V के इक्वल ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है इसलिए तीनों ब्रांचेज में फ्लो होने वाला करंट अलग अलग होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको याद रखना है कि जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा उसमें करंट की वैल्यू सबसे कम रहेगी और जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम होगी उसमें करंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू V बाई R। अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए अगर हम फर्स्ट रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट कैलकुलेट करें तो I1 इक्वल टू लिखा जा सकता है V अपॉन R1 और इसी तरीके से सेकेंड रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट होगा I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2 और इसी तरीके से थर्ड रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट लिखा जा सकता है V अपॉन R3। अब अगर हम इन तीनों रेजिस्टेंसेस का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट में ड्रॉ करें तो उसको हम लिख सकते हैं RP। यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है वो है V और जो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है I। तो यहाँ पे इन तीनों के बीच का रिलेशन हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू V अपॉन RP। अब क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सर्किट में जो करंट है I वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है I1, I2, I3 यानी जो I1, I2, I3 का जो सम होगा वो I के इक्वल होना चाहिए। अब अगर हम इस इक्वेशन में I1, I2 और I3 की वैल्यूज पुट कर दें तो हम लिख सकते हैं I की जगह V अपॉन RP, I1 की जगह लिखा जा सकता है V अपॉन R1, I2 की जगह लिखा जा सकता है V अपॉन R2 और I3 की जगह हम लिख सकते हैं V अपॉन R3। तो यहाँ पे दोनों साइड में V कैंसिल हो जाएगा और जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाइड होके बन जाती है 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यानी हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंसेस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो अलग अलग रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। यहाँ पे हमको याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो सर्किट में कनेक्टेड सबसे छोटे या लिस्ट रेजिस्टेंस से भी कम होता है। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए ये तीनों ही टर्म हम सेल या बैटरी के लिए यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहली टर्म है EMF जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। तो चलिए इसे हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें हमने एक बैटरी को रिप्रेजेंट किया है। बैटरी के जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। इनिशियली मान लेते हैं कि हमने बैटरी को ओपन सर्किट रखा है यानी किसी सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है। तो इस कंडीशन में इसकी दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी क्योंकि ये जो बैटरी है इसके जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोड्स हैं वहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा होगा क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा अभी। तो अभी अगर मैं एक वोल्टमीटर लेके इसकी दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करूं तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मैक्सिमम आएगी और उस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम EMF कहते हैं। तो EMF के लिए हम कह सकते हैं इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। यानी जब सेल से कोई भी करंट नहीं लिया जाता यानी सेल ओपन सर्किट कंडीशन में होता है तो उस कंडीशन में सेल के क्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे ही हम
ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसे हम कैपिटल ई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सेल या बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है। देखिए, जब हम किसी भी सेल या बैटरी को किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं, यानी उससे जब करंट फ्लो किया जाता है, तो सेल के जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, यानी ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं और जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, वो उस करंट के फ्लो का अपोजिशन करता है, और उस अपोजिशन को ही हम सेल या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम कह सकते हैं इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू इट। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे हम स्मॉल आर के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। देखिए, सेल या बैटरी को बनाने के लिए जो इलेक्ट्रोड्स या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं, अगर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो सेल या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा रहेगा। यानी जो इलेक्ट्रोड्स या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का नेचर है उसके ऊपर भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सेकेंड जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ये देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रोड्स या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं, यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, वो ज़्यादा इजीली मूव कर पाते हैं, और इसकी वजह से सेल या बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड्स या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम रहेगा। थर्ड जो फैक्टर वो है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। देखिए, इसको सिंपली हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सेल या बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स है, अगर उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो जो चार्ज कैरियर्स हैं, यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में मूव करते हैं, उनको एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, और उसकी वजह से जो दूसरे आयंस हैं या दूसरे जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे सॉल्यूशन के अंदर, उनसे उनकी कोलिजन भी ज़्यादा होगी, यानी जो सेल या बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, सेल या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा रहेगा, और डिस्टेंस जितना कम रहेगा इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस कम माना जाएगा। फोर्थ फैक्टर है एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इमर्ज इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। देखिए, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोड्स जो कि हम सेल या बैटरी के अंदर यूज़ करते हैं, वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में इमर्ज रहेंगी, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं उनका एक्सचेंज उतना ही इजीली हो पाएगा, और सेल या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कम रहेगा। तो सिंपली हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका जितना ज़्यादा एरिया इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डूबा हुआ रहेगा, इमर्ज रहेगा, सेल या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम रहेगा। अब हम बात करते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें हमने एक बैटरी को रिप्रेजेंट किया है, और इस बैटरी को एक सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है आर। यहाँ पे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है आई। अब जैसे ये करंट इस बैटरी से फ्लो होगा, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, और उसकी वजह से इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पहले हमें मैक्सिमम मिल रहा था ओपन सर्किट कंडीशन में, उसकी कंपेरिजन में अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा वो थोड़ा कम मिलेगा। इस कंडीशन में दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे ही हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि सेल जब वर्किंग कंडीशन में होगा, यानी किसी सर्किट में कनेक्ट होगा, तो इसकी दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे ही हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम कह सकते हैं इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल इन ए क्लोज सर्किट व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम V के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली अगर हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करें तो हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। यहाँ पे E का मतलब है EMF ऑफ द सेल। यानी सिंपली इक्वेशन से आप समझ सकते हो कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा EMF की कंपैरिजन में कम आएगा, क्योंकि EMF में से जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ वोल्टेज होगा उसे ही हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सेल या बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की टर्म्स में क्या होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें हमने एक सेल या बैटरी को रिप्रेजेंट किया है जिसका EMF है E और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। इसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट किया हुआ है। सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है I,
और इस करंट की वजह से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है V। यहाँ पे अगर हम इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को लिखें तो हम लिख सकते हैं I इंटू स्मॉल r, और ये इक्वल होगा सेल के EMF माइनस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के, क्योंकि हम जानते हैं कि EMF में से जब मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस करूंगा तो मुझे सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। अब अगर हम सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिखें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू V/R। अब यहाँ पे इस इक्वेशन से हम जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको लिख सकते हैं स्मॉल r इक्वल्स टू E माइनस V अपॉन I, और अगर ओम्स लॉ को यूज़ करते हुए I की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाती है E माइनस V अपॉन V/R। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस को लिखा जा सकता है स्मॉल r इक्वल्स टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। यहाँ पे इस इक्वेशन में E का मतलब है EMF ऑफ द सेल, V का मतलब है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, कैपिटल R का मतलब है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और स्मॉल r का मतलब है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमको याद रखना है कि जब हम किसी भी सेल या बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तो जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेल के EMF के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और यहाँ पे सेल के क्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी इक्वेशन होगी V इक्वल्स टू E प्लस I इंटू स्मॉल r। यानी जब सेल को चार्ज किया जा रहा होगा तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, और इसकी इक्वेशन होगी V इक्वल्स टू E प्लस I इंटू स्मॉल r। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सेल या बैटरी का जो EMF है और उसकी दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसमें आपस में क्या डिफरेंसेस है। तो इनके बीच में पहला डिफरेंस ये है कि जब हम EMF को मेजर कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो सेल या बैटरी है उसको ओपन सर्किट कंडीशन में रखा जाता है, मतलब उससे करंट फ्लो नहीं होता है। जबकि जब हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे होते हैं तो सेल या बैटरी क्लोज सर्किट होती है, यानी उसको एक सर्किट में कनेक्ट किया हुआ होता है और उससे कंटिन्यूसली करंट फ्लो हो रहा होता है। इनमें जो सेकंड डिफरेंस है वो ये है कि जो EMF की वैल्यू है वो सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होती है, यानी सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चाहे कुछ भी हो सेल का EMF उससे अफेक्ट नहीं होता है। जबकि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। इसको आप इस इक्वेशन की हेल्प से समझ सकते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा जा सकता है V इक्वल्स टू E माइनस I इंटू स्मॉल r। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू करंट I पे डिपेंड करती है। अब अगर हम सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो उससे करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो उससे I इंटू स्मॉल r की वैल्यू डिक्रीज होगी, और EMF में से सब्ट्रैक्ट होने वाली वैल्यू अगर कम होती जाएगी तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी आप सिंपली ये कह सकते हो कि अगर सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो उससे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट डिक्रीज होगा, और उसकी वजह से जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पे EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में जो थर्ड डिफरेंस है वो हम कह सकते हैं कि जो EMF वर्ड है वो हम सिर्फ और सिर्फ सोर्स ऑफ EMF के लिए यूज़ करते हैं, यानी एनर्जी सोर्स के लिए यूज़ करते हैं। जबकि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये एक कॉमन टर्म है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अक्रॉस होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के लिए भी यूज़ की जाती है, और साथ ही जब बैटरी को किसी सर्किट में कनेक्ट किया गया होता है तो उसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज़ की जाती है। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सेल्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, और साथ ही हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लॉज भी स्टडी करेंगे जिन्हें हम किरचॉफ्स लॉज कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स के सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। अब जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें हमने कुछ सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे हर एक सेल आइडेंटिकल है और इसका जो EMF है वो है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। मान लेते हैं कि N सेल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R भी कनेक्टेड है, और सर्किट में फ्लो होने वाला टोटल करंट है I। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको याद रखना है कि जितने भी कंपोनेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होते हैं हर एक कंपोनेंट से फ्लो होने वाला करंट सेम होता है। अब अगर हम इन सेल्स का टोटल EMF कैलकुलेट करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको याद रखना है कि जितने भी कंपोनेंट सीरीज में कनेक्ट होते हैं हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस जितना जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब हम उसको ऐड करते हैं तो उस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हर एक सेल का EMF है E, और ये N सेल सीरीज में कनेक्टेड है। इसका मतलब जो टोटल EMF आपको मिलने वाला है वो है N इंटू E।
अब इसी तरीके से अगर हम इन सेल्स का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हर एक सेल सीरीज में कनेक्टेड है और सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से हम उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो हर एक सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, तो n सेल्स का टोटल मिला के जो इंटरनल रेजिस्टेंस बनेगा वो होगा n इंटू स्मॉल r। इसी तरीके से अगर हम इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हम देख सकते हैं कि इन सारे के सारे सेल्स का मिला के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बना है एन इंटू स्मॉल आर, और उसके साथ में ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसलिए इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा एन आर प्लस कैपिटल आर के बराबर। अब अगर हम इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को कैलकुलेट करें तो करंट को हम लिख सकते हैं टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी लिखा जा सकता है करंट आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती हैं। इसमें से पहली कंडीशन है कि यहाँ पे इन सारे के सारे सेल्स का जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो। तो इक्वेशन बन जाएगी आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन आर, और एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो आई इक्वल्स टू हम ई अपॉन स्मॉल आर लिख सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन हो सकती है कि जो सेल्स का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा हो। तो उस कंडीशन में हम एन आर को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन कैपिटल आर, यानी करंट की इक्वेशन लिखी जाएगी आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन कैपिटल आर। अब अगर हम इन दोनों कंडीशंस को कंपेयर करें कि कौन सी कंडीशन में सर्किट में फ्लो होने वाला करंट मैक्सिमम होगा, तो आप देख सकते हो कि जो सेकंड कंडीशन है उसमें जो करंट की इक्वेशन है वो है आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन कैपिटल आर, और यहाँ पे एन मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा सेल हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो सेकेंड कंडीशन में जो फ्लो होने वाला करंट है वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पे सेल्स की सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करने के लिए सर्किट का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए अब हम स्टडी करते हैं सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो कि इसमें हमने n सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है और हर एक सेल यहाँ पे आइडेंटिकल है, यानी हर एक सेल का ईएमएफ है ई और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। यहाँ पे सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर भी कनेक्टेड है और सर्किट में फ्लो होने वाला टोटल करंट है आई। यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको याद रखना है कि जितने भी कंपोनेंट्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अब क्योंकि यहाँ पे हर एक सेल आइडेंटिकल है, हर एक सेल का ईएमएफ है ई, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन सारे के सारे सेल्स का मिला के जो टोटल ईएमएफ बनेगा वो बनेगा ई के बराबर। तो यहाँ पे हम पैरेलल में कितने भी सेल कनेक्ट कर दें, अगर हर एक सेल आइडेंटिकल है तो उन सारे के सारे सेल्स का मिला के टोटल जो ईएमएफ बनेगा वो एक सेल के ईएमएफ के बराबर ही आएगा। तो इसी तरीके से अगर इन सारे के सारे सेल्स का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाए तो हम देख सकते हैं कि सभी सेल पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, और ये आपको n टाइम्स करना है क्योंकि यहाँ पे n सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू n बाई आर, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप लिख सकते हो r इक्विवेलेंट यानी सेल्स का टोटल मिला के जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा स्मॉल r अपॉन n के बराबर। अब अगर इसी तरीके से इस सर्किट का अगर टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाए तो हम देख सकते हैं कि जो सेल्स हैं उनका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है r बाई एन, और उसके साथ ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा स्मॉल r अपॉन एन प्लस कैपिटल आर। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि सर्किट में फ्लो होने वाला टोटल करंट कितना होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल करंट आई इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ ई डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल r अपॉन एन प्लस कैपिटल आर। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि सेल्स का जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा हो, यानी स्मॉल r अपॉन एन की वैल्यू कैपिटल आर से काफ़ी ज़्यादा हो। तो उस कंडीशन में हम कैपिटल आर को इस इक्वेशन से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इक्वेशन बनेगी आई इक्वल्स टू ई बाई आर अपॉन एन, और उसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाती है आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन स्मॉल आर। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन होगी कि सेल्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा हो। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम स्मॉल r अपॉन एन को नेग्लेक्ट कर देंगे तो इक्वेशन लिखी जाएगी i इक्वल्स टू ई अपॉन कैपिटल आर। तो अब हम इन दोनों कंडीशंस को कंपेयर करके ये फाइंड करेंगे कि सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सी कंडीशन में मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। तो
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें करंट की वैल्यू है I इक्वल्स टू एन ई अपॉन स्मॉल आर, यानी जितने ज़्यादा सेल पैरेलल में कनेक्टेड होंगे उतना ही ज़्यादा करंट मिलेगा, यानी फर्स्ट कंडीशन में फ्लो होने वाला करंट मैक्सिमम है। और फर्स्ट कंडीशन है कि सेल्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करने के लिए सेल्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम ओम्स लॉ यूज़ करते हैं, लेकिन जो बड़े और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम कुछ एडिशनल लॉज भी यूज़ करते हैं जिन्हें हम किरचॉफ्स लॉज कहते हैं। किरचॉफ के दो लॉ हैं, इसमें से फर्स्ट लॉ है किरचॉफ करंट लॉ जिसे हम शॉर्ट में केसीएल भी कहते हैं, और सेकंड है किरचॉफ वोल्टेज लॉ जिसे हम शॉर्ट में केवीएल भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किरचॉफ करंट लॉ के बारे में। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का ऐसा पॉइंट जहां पे दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेज आपस में मिल रही होती हैं उसे हम नोड या जंक्शन कहते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में हमने एक नोड को रिप्रेजेंट किया है। तो किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी नोड या जंक्शन के ऊपर जो टोटल करंट है वो हमेशा जीरो होता है, जबकि नोड की तरफ आने वाले करंट यानी इनकमिंग करंट को हमने पॉजिटिव सिंबल के साथ में ऐड किया हो और नोड से बाहर जाने वाले करंट को यानी एग्जिटिंग करंट को हमने नेगेटिव सिंबल के साथ में ऐड किया हो। यानी किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग सिंपली हम कह सकते हैं द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो। मैथमेटिकली इसे लिखा जा सकता है आई एग्जिटिंग प्लस आई इंटरिंग इक्वल्स टू जीरो, या समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो एट एनी नोड। जैसे फॉर एग्जांपल इस सर्किट में हम देख सकते हैं कि इस नोड या जंक्शन के ऊपर जो इनकमिंग करंट है वो है I2 और I4, और यहाँ से आउटगोइंग करंट है I1, I3 एंड I5। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको लिखा जा सकता है I2 प्लस I4, और यहाँ पे क्योंकि I1, I3 और I4 आउटगोइंग करंट है तो इसे हम नेगेटिव सिंबल के साथ में ऐड करेंगे, तो हम लिखेंगे माइनस I1 माइनस I3 माइनस I5 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं द टोटल इनकमिंग करंट एट एनी नोड इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। इसमें हमने साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया है, यहाँ पे हमने इनकमिंग करंट के मैग्नीट्यूड को आउटगोइंग करंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल कहा है। तो यहाँ पे अगर हमें पूछा जाए कि जो किरचॉफ करंट लॉ है वो कौन से बेसिक लॉ के ऊपर बेस्ड है, तो आपको याद रखना है कि जो किरचॉफ करंट लॉ होता है वो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर बेस्ड होता है। किरचॉफ का सेकंड लॉ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक क्लोज लूप के लिए अप्लाई करते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज लूप के अंदर जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होता है वो हमेशा जीरो होता है। यानी सिंपली किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ्स अलोंग एनी क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। यानी किसी भी क्लोज लूप के अंदर जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है वो हमेशा जीरो होगा। लेकिन जब भी हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी लूप के लिए एक इक्वेशन लिखते हैं तो उस टाइम पे आपको एक साइन कन्वेंशन फॉलो करना होता है। इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी भी पाथ को ट्रेस कर रहे होते हैं तो अगर रास्ते में आपको कोई भी बैटरी मिलती है तो बैटरी का जो टर्मिनल आपको पहले मिलेगा वो सिंबल लगा के आपको बैटरी का ईएमएफ इक्वेशन में लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम इस बैटरी के लिए लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमें प्लस वाला टर्मिनल पहले मिलेगा, तो हमें प्लस ई लिखना है। और अगर इसी बैटरी के लिए अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हो तो हमें बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले मिलेगा, तो बैटरी का जो ईएमएफ है उसको लिखा जाएगा माइनस ऑफ ई। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि जब भी हम किसी भी क्लोज लूप को ट्रेस कर रहे होते हैं तो अगर हमें रास्ते में कोई रेजिस्टेंस मिलता है तो रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना है। अगर हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे हम प्लस आई इंटू आर लिखेंगे, और अगर हम रेजिस्टेंस में जो करंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम पाथ को ट्रेस कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखा जाएगा, यानी उसको लिखा जाएगा माइनस ऑफ आई इंटू आर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इस लूप ए बी सी ए के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम ए से बी की ओर चलना स्टार्ट करेंगे तो रास्ते में सबसे पहले हमें एक बैटरी मिलेगी और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमको सबसे पहले मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि बैटरी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो इसके ईएमएफ की वैल्यू है E1 वो हमें पॉजिटिव सिंबल के साथ में इक्वेशन में लिखनी है, यानी हमने लिखा प्लस E1। फिर जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस R1 दिखाई दे रहा है।
रेजिस्टेंस R1 में जो करंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको पाथ को ट्रेस करना होगा। ए से बी की तरफ जाते हुए हम इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, इसलिए इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखा जाएगा, यानी इक्वेशन में उसको लिखा जाएगा -I1 इंटू R1। तो इसी तरीके से अब हम इस लूप को आगे ट्रेस करते हुए जब सी से ए की तरफ चलते हैं तो हमें रास्ते में एक रेजिस्टेंस R2 मिलेगा। रेजिस्टेंस R2 में जो करंट की डायरेक्शन है वो ए से सी की तरफ है और जो करंट है वो है I1 प्लस I2, जबकि हमारे इस लूप को ट्रेस करने की जो डायरेक्शन है वो है C टू A। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस में जो करंट की डायरेक्शन है हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको भी हम नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखेंगे, यानी इक्वेशन में उसको लिखा जाएगा -I1 प्लस I2 इंटू R2। अब क्योंकि किसी भी क्लोज लूप के अंदर टोटल वोल्टेज ड्रॉप हमेशा जीरो होता है, इसलिए हम इस इक्वेशन को इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। तो ये हमारी किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन हो गई। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए हमें याद रखना है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, और साथ ही हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे वर्क करने वाले एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस के बारे में स्टडी करेंगे जिसे हम मीटर ब्रिज भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। देखिए, इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे CF व्हीटस्टोन, और उन्होंने 4 रजिस्टर्स, एक गैल्वेनोमीटर और एक बैटरी को यूज़ करके एक इलेक्ट्रिकल सर्किट डिज़ाइन किया, और उस सर्किट को यूज़ करके हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए सिंपली हम कह सकते हैं इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर्स यूज टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ 1 रजिस्टर इन टर्म्स ऑफ अदर 3 रजिस्टर्स। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंसेस का एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें किसी भी एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बाकी के जो 3 रेजिस्टेंसेस हैं उनकी टर्म्स में हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 4 रेजिस्टेंसेस हैं वो है P, Q, R और S, और जो मिडिल ब्रांच है उसमें एक गैल्वेनोमीटर G कनेक्टेड है। यहाँ पे सर्किट में एक बैटरी कनेक्टेड है जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है I। यहाँ पे करंट I आगे जाके A पॉइंट के ऊपर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, I1 और I2, और इस करंट की वजह से सर्किट के अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर कुछ पोटेंशियल रहेगा। अगर किसी सिचुएशन में जो पॉइंट B है और जो पॉइंट D है, अगर इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाए तो उस कंडीशन में इस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। अगर B और D पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा तो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसको बैलेंस कंडीशन में माना जाता है। यानी सिंपली आप कह सकते हो कि अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो जो B पॉइंट है और जो D पॉइंट है उनका पोटेंशियल सेम रहेगा। अब हम ये फाइंड करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन में रेजिस्टेंस P, Q, R और S इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। अब हम जानते हैं कि जो बैलेंस कंडीशन है उसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर है यानी जो मिडिल ब्रांच है उसमें फ्लो होने वाला करंट 0 होता है। तो यहाँ पे जो करंट I1 है वो A से B होता हुआ B से C की तरफ फ्लो होगा, और इसी तरीके से जो करंट I2 है वो A से D होता हुआ D से C की तरफ फ्लो होता है, और जो मिडिल ब्रांच है उसमें करंट की वैल्यू 0 बनी रहेगी। तो अब अगर हम इस सर्किट में लूप A, D, B, A के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो हम देख सकते हैं कि A से D की डायरेक्शन में चलते हुए हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए इस रेजिस्टेंस R के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिखा जाएगा। यानी जो रेजिस्टेंस R है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा I2 इंटू R। इसी तरीके से जब D से B की तरफ चलेंगे तो क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसलिए इस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस 0 रहेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जब हम B से A की तरफ मूव करेंगे तो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, और इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस P है उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखा जाएगा, यानी इक्वेशन में उसको लिखेंगे -I1 इंटू P। और क्योंकि हम जानते हैं कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज लूप के लिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 होता है, इसलिए इस इक्वेशन को हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अब अगर इस इक्वेशन को थोड़ा हम सॉल्व करें तो इसको लिखा जा सकता है I1P इक्वल टू I2 इंटू R। अब अगर इसी तरीके से हम इस सर्किट में लूप B, C, D, B के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो हम देख सकते हैं कि B से C की डायरेक्शन में चलते हुए हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए इस रेजिस्टेंस Q के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस होगा उसे पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिखा जाएगा, यानी उसको लिखा जाएगा +I1 इंटू Q। अब C से D की तरफ चलते हुए हम करंट I2 के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं,
इसलिए रेजिस्टेंस S के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखा जाएगा, यानी उसे लिखा जाएगा -I2 इंटू एस। फिर डी से बी की तरफ चलते हुए हम देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं है, इसलिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। अब क्योंकि किसी भी लूप के लिए जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा जीरो होता है, इसलिए हम इस इक्वेशन को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो इक्वेशन को लिखा जा सकता है I1 इंटू क्यू इक्वल टू I2 इंटू एस। तो यहाँ पे अगर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए तो फर्स्ट इक्वेशन से I1 अपॉन I2 को लिखा जा सकता है R अपॉन P, और इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है उससे I1 अपॉन I2 को लिखा जा सकता है S अपॉन Q, यानी यहाँ पे जो R अपॉन P है वो इक्वल होगा S अपॉन Q को, और इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। इसका मतलब ये है कि जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो हमेशा जो P और Q रेजिस्टेंस है उनका रेशियो R और S रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि अगर हमें इस इक्वेशन में तीन रेजिस्टेंसेस पता हो तो फोर्थ जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू को इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इस सर्किट में अगर हमें रेजिस्टेंस P, Q और R की वैल्यू पता है तो हम अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस के बारे में स्टडी करेंगे जिसे हम मीटर ब्रिज कहते हैं। मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे ही वर्क करने वाला डिवाइस है, और इस डिवाइस का यूज़ करके हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस डिवाइस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी होती हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस डिवाइस के अंदर कॉपर की बनी हुई थिक स्ट्रिप्स लगी होती है। इन स्ट्रिप्स की थिकनेस ज़्यादा रखने का रीज़न ये होता है ताकि इनका रेजिस्टेंस कम से कम रहे, ताकि जिन पॉइंट्स पे हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस कर रहे हैं वहाँ पे मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप हो। इन कॉपर स्ट्रिप्स को एक वुडन बोर्ड के ऊपर फिट किया हुआ होता है। इन कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में ये जो गैप है इसके अंदर एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट होता है जिससे हम किसी भी नॉन वैल्यू के रेजिस्टेंस को सर्किट में लगा सकते हैं, और जो दूसरा गैप है उसके अंदर एक अननोन रेजिस्टेंस S कनेक्ट होता है जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है। साथ ही इन स्ट्रिप्स के ऊपर जो पॉइंट A और C है उनके बीच में एक वायर कनेक्टेड होता है जो कि कॉन्स्टेंटन या फिर मैग्नीन का बना होता है। ये दोनों ही एलॉय होते हैं, और इनकी खास बात यह है कि इनका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है और इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी यानी अल्फा काफ़ी कम होता है। देखिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी कम होने का मतलब ये है कि इस वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में बहुत कम वेरी करता है। मतलब अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वेरी करेगा तो इस वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम चेंज होगा। साथ ही यहाँ पे इस डिवाइस के अंदर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है जो कि रीडिंग्स लेने के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही इस डिवाइस में एक स्लाइडिंग की लगी होती है जिसे हम जॉकी कहते हैं। इस जॉकी को इस वायर AC के ऊपर, जो कि 1 मीटर लेंथ का वायर होता है, इसके ऊपर हम स्लाइड करवा के अलग अलग पॉइंट पे रीडिंग ले सकते हैं, और रीडिंग लेने के लिए हमने एक 1 मीटर लेंथ के स्केल को परमानेंटली इस वुडन बोर्ड के ऊपर फिट किया हुआ होता है। अब हम देखते हैं कि ये डिवाइस किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, इस डिवाइस की हेल्प से हमें जिस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे हम इन कॉपर स्ट्रिप्स के इस सेकंड गैप के अंदर कनेक्ट कर देते हैं। मान लेते हैं कि वो रेजिस्टेंस है S, और जो कॉपर स्ट्रिप्स का फर्स्ट गैप है उसमें रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से एक नॉन रेजिस्टेंस सर्किट में लगा दिया जाता है। अब इस जो कि B को इस वायर के ऊपर, जो कि 1 मीटर लेंथ का वायर होता है, इसके ऊपर A पॉइंट से आगे अलग अलग पॉइंट पे टच करना स्टार्ट करते हैं, और जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर जीरो करंट शो करता है उस रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि A पॉइंट से L डिस्टेंस के ऊपर ये जो पॉइंट B है यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो करंट शो करता है, तो ये A से B तक की जो डिस्टेंस है वायर की ये हो गई L, और जो B से C तक की डिस्टेंस है वो हो गई 100 माइनस L सेंटीमीटर, क्योंकि वायर की जो टोटल लेंथ है वो 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर है। अब मान लेते हैं कि A से B तक की जो वायर की लेंथ है उसका रेजिस्टेंस है P, और जो B से C तक की लेंथ है उसका रेजिस्टेंस है Q। तो यहाँ पे अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो हम कह सकते हैं कि जो P और Q का जो रेशियो होगा वो R और S के रेशियो के इक्वल होगा। अब अगर हम मान लें कि इस वायर की 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस है स्मॉल r, तो A से B तक की जो लेंथ है वायर की वो है L, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो होगा L इंटू स्मॉल r, जिसे हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और साथ ही जो वायर की बाकी की लेंथ है 100 माइनस L सेंटीमीटर, उसका रेजिस्टेंस होगा 100 माइनस L इंटू स्मॉल r, और उसे हम Q के सिंबल से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे क्योंकि बैलेंस कंडीशन के अंदर रेजिस्टेंस P और Q का रेशो R और S के रेशो के बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे हम P की जगह लिख सकते हैं L इंटू स्मॉल r और Q की जगह लिख सकते हैं 100 माइनस L इंटू स्मॉल r। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी LR अपॉन 100 माइनस एल इंटू स्मॉल r इक्वल टू R अपॉन S। और यहाँ पे ये जो स्मॉल r है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर बन जाती है S इक्वल्स टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू कैपिटल R। यहाँ पे R वो रेजिस्टेंस है जो कि हमको पहले से पता होगा, जिसको हमने रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से सर्किट में लगाया हुआ है, और L यहाँ पे बैलेंस लेंथ होगी जहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने जीरो करंट शो किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि L और कैपिटल R की वैल्यू की हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में, और साथ ही हम पोटेंशियोमीटर की दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी स्टडी करेंगे, जिसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन है द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, और सेकंड एप्लीकेशन है द कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। देखिए, नॉर्मली जब हम किसी भी ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को मेजर करते हैं तो इसके लिए हम वोल्टमीटर यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो वोल्टमीटर है ये अपनी वर्किंग के लिए उसी सर्किट से कुछ करंट लेता है जिसमें इसको कनेक्ट किया गया होता है, और इसकी वजह से ये कभी भी ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस की एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाता है। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ की वैल्यू को एक्यूरेसी के साथ में कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर एक जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर वर्क करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें जब हम पोटेंशियोमीटर से रीडिंग ले रहे होते हैं तो इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, और जो पोटेंशियोमीटर है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो पोटेंशियोमीटर है वो एक आइडियल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी होती हैं। देखिए, इस इंस्ट्रूमेंट में हम एक 10 मीटर लेंथ का यूनिफॉर्म थिकनेस का वायर यूज़ करते हैं, जो कि इन कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में फिट किया हुआ होता है। ये वायर कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है, जो कि एलॉय होते हैं, और इनकी खास बात ये होती है कि इनका जो रेजिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, जिसे हम अल्फा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये काफ़ी कम होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी कम होने का मतलब ये है कि अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वेरी करेगा तो भी इस वायर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना रहेगा या उसमें नेग्लिजिबल चेंज आएगा। इस इंस्ट्रूमेंट में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है जो कि रीडिंग लेने के लिए यूज़ किया जाता है, और साथ ही इसमें एक स्लाइडिंग की, जिसे हम जॉकी भी कहते हैं, वो कनेक्टेड होती है। इस जॉकी को हम वायर के ऊपर अलग अलग पॉइंट पर स्लाइड करवा के किसी भी पॉइंट पर रीडिंग ले सकते हैं। इस सर्किट में एक रियोस्टेट कनेक्ट होता है जिसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जो कि सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही इसमें एक अमीटर कनेक्ट होता है जो कि सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की रीडिंग देखने के लिए यूज़ किया जाता है। इस सर्किट में एक सेल भी कनेक्ट होता है जिसे हम ड्राइवर सेल कहते हैं, और इसी की वजह से सर्किट में करंट फ्लो होता है और वायर के अलग अलग पॉइंट्स पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। पोटेंशियोमीटर के इस सर्किट को हम प्राइमरी सर्किट कहते हैं। ये पूरा का पूरा सर्किट एक वुडन बोर्ड के ऊपर फिट किया हुआ होता है, और इसमें एक स्केल भी लगा हुआ होता है जो कि रीडिंग लेने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। देखिए, पोटेंशियोमीटर में जो यूनिफॉर्म थिकनेस का वायर यूज़ किया जाता है, उस वायर में जैसे ही ड्राइवर सेल से कांस्टेंट करंट फ्लो किया जाता है तो वायर के क्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यही पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल होता है। तो चलिए पोटेंशियोमीटर की वर्किंग में इसे डिटेल में समझते हैं। मान लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर में जो वायर यूज़ किया जा रहा है उसकी लेंथ है L और उसकी रेसिस्टिविटी है रो, और उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। तो उस वायर का रेजिस्टेंस होगा R इक्वल्स टू रो L बाई A। अगर पोटेंशियोमीटर वायर में फ्लो होने वाला करंट है I, तो ओम्स लॉ को यूज़ करते हुए हम पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को लिख सकते हैं V इक्वल्स टू I इंटू R। और अगर R की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाती है V इक्वल्स टू I इंटू रो L बाई A। यहाँ पे आप देख सकते हो कि I एक कांस्टेंट वैल्यू है, I इज द करंट इन द वायर, जो कि एक कांस्टेंट करंट होगा। रो यहाँ पे रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ए यहाँ पे थिकनेस ऑफ द वायर है, और हम जानते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर में वायर यूज़ किया जाता है वो एक यूनिफॉर्म थिकनेस का वायर होता है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो इन सारे कांस्टेंट्स को हम एक नया कांस्टेंट के बोल देते हैं। तो इक्वेशन बन जाती है V इक्वल्स टू के इंटू एल, यानी हम कह सकते हैं कि वायर के क्रॉस होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे इस इक्वेशन से हम के को लिख सकते हैं V बाई एल,
जिसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर भी कहते हैं। किसी भी पोटेंशियोमीटर के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू होती है, और इसी से पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी का पता चलता है। और साथ में पोटेंशियल ग्रेडियंट की हेल्प से ही हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि पोटेंशियोमीटर की किसी भी लेंथ के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। देखिए, किसी भी पोटेंशियोमीटर की वोल्टेज मेजर करने की जो सेंसिटिविटी है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू जितनी कम होगी, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। यानी सिंपली हम कह सकते हैं द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब होगा वायर की यूनिट लेंथ पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा, और इसकी वजह से जब हम कोई भी रीडिंग पोटेंशियोमीटर की हेल्प से लेंगे तो उसे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में मेजर कर पाएंगे। इसी रीजन की वजह से जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसकी लेंथ को ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाता है। नॉर्मली हम 10 मीटर लेंथ का वायर यूज़ करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर लेंथ का वायर यूज़ किया जाएगा तो पोटेंशियोमीटर और ज़्यादा सेंसिटिव माना जाएगा। तो चलिए अब हम पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल बाय यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट है उसमें हमने एक ड्राइवर सेल कनेक्ट किया हुआ है, साथ में एक अमीटर और रियोस्टेट भी कनेक्टेड है, साथ में करंट को ऑन ऑफ करने के लिए सर्किट में की K1 कनेक्टेड है। पोटेंशियोमीटर का जो सेकेंडरी सर्किट है उसमें हमने उन दोनों सेल को कनेक्ट किया हुआ है जिनका ईएमएफ हमें कंपेयर करना होता है। मान लेते हैं कि वो सेल है E1 और E2। यहाँ पे सर्किट में की K2 कनेक्टेड है, जिसकी हेल्प से हम 1 बाय 1 यानी एक एक करके सेल E1 और E2 को सर्किट में लगा सकते हैं। इसके बाद में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, जिसकी हेल्प से हम इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर रीडिंग लेंगे। पोटेंशियोमीटर के लिए आपको याद रखना है कि प्राइमरी सर्किट में कनेक्टेड जो ड्राइवर सेल है उसका ईएमएफ हमेशा उन सेल के ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए जिन्हें हम कंपेयर करना चाहते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर ड्राइवर सेल का ईएमएफ कम रहेगा तो पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा, और इसकी वजह से सेकेंडरी सर्किट में जो कनेक्टेड सेल हैं उनके लिए इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर हमें बैलेंस लेंथ नहीं मिलेगी और हम उन सेल को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अब मान लेते हैं कि जो सेल E1 है उसको हमने सर्किट में लगा दिया है, और अब हमें इसके लिए बैलेंस लेंथ फाइंड करनी है। बैलेंस लेंथ फाइंड करने का मतलब है कि जो जॉकी है उसे हम ए पॉइंट से आगे इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर अलग अलग पॉइंट पे टच करना स्टार्ट करेंगे और साथ साथ गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देखते रहेंगे। हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर जाके जो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो करंट शो कर देता है। गैल्वेनोमीटर के जीरो करंट शो करने का मतलब है कि पोटेंशियोमीटर के उस पर्टिकुलर लेंथ के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर हो गया है सेल के ईएमएफ के, और इसकी वजह से जो गैल्वेनोमीटर है उसके जो दोनों एंड्स हैं वो सेम पोटेंशियल पे आ गए हैं, और इसकी वजह से उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर में तभी करंट फ्लो हो सकता है जब इसके दोनों एंड्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो मान लेते हैं कि जो सेल E1 है उसके लिए जो बैलेंस लेंथ हमको मिली है वो है L1। अब हम जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर वायर की यूनिट लेंथ पे होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, और इसे हम K के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम वायर की L1 लेंथ के क्रॉस होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट करें तो उसके लिए सिंपली हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं L1 से, और उससे हमें L1 लेंथ के क्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। अब क्योंकि L1 सेल E1 के लिए बैलेंस लेंथ है तो इसका मतलब होगा कि L1 लेंथ के क्रॉस होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस सेल E1 के ईएमएफ के बराबर होगा। तो सिंपली हम लिख सकते हैं E1 इक्वल्स टू KL1। अब इसी तरीके से हम सेल E2 को सर्किट में कनेक्ट कर देंगे और उसके लिए बैलेंस लेंथ फाइंड करेंगे। मान लेते हैं कि उसके लिए बैलेंस लेंथ है L2। तो L2 लेंथ के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको लिखा जा सकता है K इंटू L2। अब क्योंकि यहाँ पे L2 सेल E2 के लिए बैलेंस लेंथ है इसलिए हम लिख सकते हैं E2 इक्वल्स टू KL2, यानी सेल E2 का जो ईएमएफ है वो L2 लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो हम देख सकते हैं कि K यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। यानी यहाँ पे जिन सेल को हम कंपेयर करना चाहते हैं उनके ईएमएफ का रेशो उनकी बैलेंस लेंथ के रेशो के इक्वल होगा। तो चलिए अब हम पोटेंशियोमीटर की सेकंड एप्लीकेशन स्टडी करते हैं, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर का सेकेंडरी सर्किट है उसमें हमने उस सेल को कनेक्ट किया हुआ है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना होता है। मान लेते हैं इस सेल का ईएमएफ है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r।
इस सेल के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है और साथ में की कनेक्टेड है K2। इस रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से हम किसी भी नॉन वैल्यू के रेजिस्टेंस को सर्किट में लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है जिसकी हेल्प से हम इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर रीडिंग ले सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये डिवाइस किस तरीके से वर्क करेगा। इनिशियली हम की K2 को ऑफ रखेंगे, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस कैपिटल R है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अब इस सेल के लिए बैलेंस लेंथ फाइंड करेंगे। मान लेते हैं कि ये जो सेल है ये इस वायर के ऊपर किसी L1 लेंथ के ऊपर बैलेंस होता है, यानी A पॉइंट से जब L1 डिस्टेंस पे हम जॉकी को टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जीरो करंट शो करेगा, जिसका मतलब होगा कि L1 लेंथ के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल के EMF के बराबर हो गया है। अब अगर हम L1 लेंथ को पोटेंशियल ग्रेडियंट K से मल्टीप्लाई कर दें तो L1 लेंथ के क्रॉस होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। और क्योंकि सेल E के लिए जो बैलेंस लेंथ है वो L1 है, इसलिए हम लिख सकते हैं KL1 यानी L1 लेंथ के क्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप बराबर होगा सेल के EMF के। अब हम की K2 को ऑन कर देंगे जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस कैपिटल R है उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी अब सेल वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। अब हम इसके लिए अगेन बैलेंस लेंथ फाइंड करेंगे। मान लेते हैं कि किसी L2 लेंथ के ऊपर जाके ये सेल बैलेंस कंडीशन में आ जाता है, मतलब गैल्वेनोमीटर जीरो करंट शो कर देता है। अब क्योंकि यहाँ पे सेल वर्किंग कंडीशन में था और इससे कंटिन्यूसली इस रेजिस्टेंस कैपिटल R में करंट फ्लो हो रहा था, तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें इस सेल के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बैलेंस लेंथ मिली है। यानी सेकंड कंडीशन में जो L2 लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल लिखा जाएगा। L2 लेंथ के क्रॉस होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते हैं K इंटू L2, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई कर देंगे L2 से, यानी V इक्वल टू K L2 लिखा जा सकता है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो हम लिख सकते हैं E अपॉन V इक्वल टू L1 अपॉन L2, यानी जो सेल का EMF है और सेकंड कंडीशन में सेल के क्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है उनका जो रेशियो है वो बैलेंस लेंथ L1 और L2 के रेशियो के बराबर होगा। अब हम जानते हैं कि किसी भी सेल के लिए उसके EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के टर्म्स में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को लिखा जा सकता है R इक्वल्स टू E अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर। और जो E अपॉन वी की वैल्यू है उसे L1 अपॉन L2 लिख दें तो इक्वेशन बन जाती है स्मॉल r इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू आर। यानी इस इक्वेशन की हेल्प से अगर हमें सेल के लिए बैलेंस लेंथ L1 L2 पता हो और साथ ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R पता हो तो हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।